नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में इश्यूज़, एक तो इशू रहेगा देखो कॉर्ड से रिलेटेड, कॉर्ड प्लस से रिलेटेड, ठीक है, कि कॉर्ड के 4 मेंबर बाकी एडिशनल। इसके अलावा एक कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा देने का एक ऐसा इंसिडेंट जो कि अभी केरला में पिक किया गया है, वो हम समझेंगे कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेकर के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए जो पॉलिटिक्स की जाती है, बोलो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल देखेंगे और लास्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 1-2 पॉइंट्स है हमें मिले हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेंगे। तो ये इश्यूज़ हैं, इनको देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है क्वाड से रिलेटेड, क्लोजर टुगेदर। देखो अभी टोक्यो में समिट हुई है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम क्वाड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। तो ऐसे में ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की, अगर हम बात करें जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर रखा है उस परिस्थिति में। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, वो साथ आकर के और फिर काम करना चाहते हैं जिससे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जा सके। यूएसए ने बेशक अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर दिया था जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, पर उस टाइम यूँ लग रहा था कि कहीं रशिया के चलते यूएस इंडो पैसिफिक रीजन को अवॉइड ना करे, बट रियल सेंस में रशिया और चाइना दोनों को एक साथ लेने की सोच रखी है यूएसए ने। वैसे देखा जाए तो रशिया की जब बात आती है तो इंडिया पे क्वेश्चन मार्क लगने के बहुत चांसेस होते हैं, पर इस समिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इंडिया ने देखो सेपरेट स्टैंड रखा कि भाई हम रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि रशिया ने ये क्यों किया वो क्यों किया, पर हाँ रूल मतलब एक तरीके से टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को प्रमोट किया जाए, पीस प्रमोट की जाए, डायलॉग बेसिस पे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। इंडिया के ये स्टैंड थे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी क्वाड समिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखो क्वाड जो है वो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप के तौर पे निकल के आ रहा है, जहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, कोहेशन बन रहा है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। इन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस स्प्रेड कर दी जाएगी, जिसमें हमने देखा था कि एक तरीके से जो इलीगल फिशिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको रोकने के लिए इंडिया की तरफ से हमारा आईएफसी जो इंडियन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन, जो कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम में लोकेटेड है, वो सिंगापुर का फ्यूजन सेंटर और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डेवलप किया हुआ फ्यूजन सेंटर, ये मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन में इलीगल फिशिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। साथ में ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर अगर आ जाती है, जैसे सुनामी जैसी कोई परिस्थिति आ जाए, उसको टैकल करना। कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन डेवलप करने की बात थी वो ऑलरेडी वॉशिंगटन समिट में कमिट हो चुकी थी, उस पर काम करना। इसके अलावा इस तरीके के इश्यूज जो कि डिसरप्टिव हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्लियर करना। और अभी रिसेंट टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आई थी, उसको सॉर्ट आउट करना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वाड की ये जो समिट हुई है, इसमें कॉमन स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स ये फाइनली रिलीज हुई है। तो इसमें मेन टॉपिक क्या आ रहा है कि हर तरीके से एक दूसरे के साथ एंगेज करना, ठीक है जी। अब पॉइंट ये आ जाता है कि चाइना को एक बार भी मेंशन नहीं किया गया है, पर चाइना को एक जगह पर भी छोड़ा भी नहीं गया है, क्योंकि सारे जो इनिशिएटिव हैं वो चेक्स एंड बैलेंसेस से रिलेटेड है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो सुपर पावर बन के उभरना चाहता है चाइना, या सुपर पावर बन चुका है, बोला उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो ऐसे में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन को ऐसे रोबस्ट बना देना, ऐसे रेजिलियंट बना देना कि चाइना जैसे कंट्री अगर डिसरप्शन में भी लाएं, कोई भी चेंजेस लाएं अचानक से, तो बोला उसके चक्कर में ग्लोबल सप्लाई चेन रुके नहीं। मतलब चाइना को काउंटर करने का पूरी तैयारी है ढंग से, ठीक है, बट डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन की हमारी तरफ से स्टेटमेंट है भाई, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चार्टर्स है उनको फॉलो किया जाए। ओपन एंड फ्री रीजन होना चाहिए, हर किसी कंट्री को पूरा एक्सेसिबिलिटी हो। इसका मतलब यही कि चाइना को फिर से नाम नहीं लिया, बट इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती ताकत को रोकना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसके अलावा यूएस ने जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, इसमें टारगेट किया है कि कैसे भी करके चाइना की डोमिनेंस को रोका जाए, क्योंकि 4 कंट्रीज क्वाड के जो चारों मेंबर हैं वो तो इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पार्टनर हैं ही, बाकी बचे हुए दूसरे जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज वो हैं जो कि चाइना की मेंबरशिप वाले RCEP प्लस
चाइना की जो एप्लीकेशन डाली हुई है ट्रांस पैसिफिक वाले ग्रुप में मेंबरशिप लेने के लिए, वहां पर वो मेंबर्स हैं और वो कंट्रीज अब यूएसए के साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में यूएस प्लस, या फिर ये कह दो इंडिया, सॉरी यूएस एक तो हो गया, बाकी 12 कंट्रीज और 13 कंट्रीज का ये ग्रुप तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो अभी ये लॉन्च तो हो गया, अब नेगोशिएशंस होंगे कि कैसे क्या काम करना है, हमें आगे क्या हमारे फोकस रखेंगे, वो सारी चीज़ों पे बातचीत होनी है। बट ये भी टारगेट क्या है कि चाइना जहाँ अपनी डोमिनेंस इकोनॉमिकल स्पेयर में बनाना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पर भी उसको काउंटर करने का पॉइंट आ गया। फिर आ जाओ क्वाड कंट्रीज़ की, देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो थ्रेट अभी फेस कर रहा है ना, थ्रेट, डर या फिर खतरा, वो है इंडिया, क्योंकि लैंड बॉर्डर इशू हमारा बहुत पुराना है। ठीक है ना, और उसमें अभी ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में आप देख सकते हो एग्रेशन लगातार दिखा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप कर रहा है। रिसेंट आपने पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि पैंगोंग वाला जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है, जो कि 1962 वॉर के बाद से रोका हुआ है चाइना ने, वहाँ पर 2 नए ब्रिज बना दिए हैं। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही है कि हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखो, हमें पता है कि हम जाकर के मीटिंग तो अटेंड करके आ रहे हैं, बट रियल सेंस में तो चैलेंज तो हमें हमारे पड़ोस में देखने को मिल रहा है ना, नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ, तो उसको हमें टैकल करना है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्वाड समिट है बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है क्वाड प्लस से रिलेटेड, वो देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिंग अप टू क्वाड प्लस। आर्टिकल को लिखा है जगन्नाथ पांडा जी ने। इनका ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अभी IPEF फ्रेमवर्क जो लॉन्च किया है, जिसमें 12 और कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है, और उन 12 कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट मीन्स साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अब इनमें से आप केवल 4 कंट्रीज़ को निकाल दो, यूएस, 4 को भी नहीं, केवल यूएस को निकाल दो, जापान को निकाल दो और इंडिया को निकाल दो, बाकी बचे हुए 10 कंट्रीज़। ठीक है, अब इनमें भी आप जापान को एंटर कर दो, सॉरी, ठीक है, केवल इंडिया यूएस को छोड़ दो आप, बाकी बचे हुए 11 कंट्रीज़ ये RCEP के मेंबर हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 2019 में फाइनलाइज हो गई थी, और उसमें मेन लीड करने वाला कंट्री है चाइना। ठीक है, क्योंकि हमने क्यों विड्रॉ किया था, हम भी थे इसमें नेगोशिएटिंग पार्टनर्स, पर हमने विड्रॉ किया कि चाइना जो है वो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगा, बिगाड़ देगा पूरा, तो इस वजह से हमने रिस्क नहीं लिया। इसके अलावा आप देखो कि चाइना ने अपनी मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाल भी रखी है एक और ग्रुप के लिए, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP का CP, दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ TPP। ये TPP देखो USA की लीडरशिप में बराक ओबामा के अंडर में लॉन्च हुआ था, पर डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे विड्रॉ किया तो उसके बाद में चाइना ने इस पर बाजी मारने की शुरुआत कर दी। वो बात अलग है कि चाइना की अभी मेंबरशिप फाइनलाइज नहीं हुई है इस ग्रुप में, पर ये दोनों ग्रुप्स जो है ना, RCEP या फिर CP, TPP, ये दोनों ग्रुप है ना, ये दोनों के दोनों ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में ही कन्फाइंड है, जिसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल की प्लेयर है, ये मानो आप। ठीक है, तो उस केस में जो IPEF जो लॉन्च हुआ है, जो कि क्वाड समिट में अभी क्वाड समिट से जस्ट पहले दिन, मतलब 22 तारीख को लॉन्च हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ हम देखें, वो ये कि क्वाड में 4 मेंबर तो हैं ही, पर अब धीरे धीरे टेंडेंसी ये शो हो रही है कि अब इसको एक्सटेंशन भी मिलने वाला है। जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो USA ने लॉन्च किया है, IPEF, तो ठीक है, तो बोले ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सटेंशन को एनकरेज करेगा और मेंबरशिप बढ़ेगी, और राइटर इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बोले एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन में इतने बड़ी ग्रुप में कोई पार्टिसिपेशन अच्छे से कर नहीं पा रहा है, राइट। तो इस केस में इंडिया के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जो कि हमने कल एक्सप्लेन पेज पर डिस्कशन भी किया था। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो जो आसियान कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, जिसे हमने अभी देखे, तो आसियान कंट्रीज़ के सारे 10 के 10 मेंबर्स एज इट इज़ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ हमें मेंबरशिप लेनी है। तो इस केस में जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में टोटल 13 कंट्रीज़ आ गए, उसी को एक्सटेंड करते हुए क्वाड प्लस में भी आप आगे बढ़ा सकते हो। देखो, साउथ कोरिया ने तो अपनी तरफ से बहुत इंतज़ार किया है कि हमें मौका मिले कैसे भी करके क्वाड के साथ बैठने का, और मौका मिलते ही इन्होंने देख लो
एंगेजमेंट अपनी बढ़ा दी है। जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की हम बात करें तो जो बाइडन ने सबसे पहली विजिट कहाँ की, साउथ कोरिया में सैमसंग के प्लांट में जाकर के उन्होंने अपना विजिट कंडक्ट किया था फर्स्ट। तो ऐसे में एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए साउथ कोरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा फिर ताइवान भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा रेलेवेंस बनती चली जा रही है क्वाड की, प्लस में आसपास के जो दूसरे कंट्रीज अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो, क्योंकि टारगेट क्या है, चाइना को चेक एंड बैलेंस करना। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि क्रिटिक्स हैं वो यूं बोल रहे हैं कि क्वाड प्लस जो है वो पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, ये केवल पेंडेमिक के टाइम पे थोड़ा बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, ये है ना, बाकी चांसेस बहुत कम है। बट राइटर बोल रहे हैं कि पोटेंशियली अगर हम देखें तो फ्यूचर में लाइक माइंडेड कंट्रीज जो कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका साथ में आना कोई बड़ी चीज नहीं होगा। इसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी साथ में होंगी, मिडिल और मेजर पावर एक साथ काम करेंगी, जिससे इनका टारगेट क्या है, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड और लिबरल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर क्रिएट करना इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो इसमें देखो चाइना क्या कह रहा है, इसको चाइना ये बोल रहा है ये यूएस लेड एंटी चाइना टूल है, या फिर इसको एशियन नेटो तक का भी नाम दे दिया गया है। तो इस केस में अभी तक देखो सिक्योरिटी अलायंस के तौर पे बोला नहीं गया है, क्वाड का नाम अभी भी सिक्योरिटी के लेवल पे कहते हैं ना कि हाँ सिक्योरिटी ग्रुपिंग है हमारी, ऐसा नहीं है जो नेटो के लिए बोला जाता है। यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वो शेयर्ड कमिटमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए है, इंटरनेशनल लॉज को अपहेल्ड करने के लिए है, रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, मल्टीलैटरलिज्म, डिफेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक दूसरे के साथ में एंगेजमेंट करते हुए, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनलिज्म को प्रमोट करना, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए, चेंजेस ना आए, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए क्वाड है वो काम कर रहा है। और ये आपके सामने है मैप जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज़ हैं। इधर से तो यूएस है, ये इधर पैसिफिक ओशन आ गया, इधर भी पैसिफिक ओशन आ गया। इधर देखो जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम ले लो, फिलीपींस ले लो, ब्रुनई ले लो, थाईलैंड आ गया, इधर मलेशिया आ गया, सिंगापुर आ गया, इंडोनेशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। अब यहाँ पर आप देखो, एक तो म्यांमार नहीं है, इधर से आप देख सकते हो लाओस नहीं है, इधर से आप देख सकते हो कंबोडिया नहीं है। ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर चाइना की इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से 7 कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं, 3 कंट्रीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आसियान के जो मेंबर्स हैं। ठीक है ना, तो ये मैप आप एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेन हमारे न्यूज़पेपर पे। फिर आगे राइटर बता रहे हैं कि इन कंट्रीज़ के बीच में ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो हुआ है, या फिर जो क्वाड की जो समिट हुई है, इसमें कोहेरेंस देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिल रही है। इसमें देखो शुरुआती टारगेट तो ये है कि सिनर्जीज़ को फाइंड आउट किया जाए। सिनर्जीज़ का मतलब होता है कि लाइक माइंडेडनेस, की भाई मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को अचीव करने के लिए क्या सभी कंट्रीज एक जैसा सोचते हैं। तो वहाँ पर चाइना का जब पॉइंट आ जाता है तो चाइना को कंटेन करना इन सभी कंट्रीज़ के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बेशक एंटी चाइनीज ग्रुपिंग नहीं है ये कि केवल चाइना को रोकने के लिए ग्रुप बना है, पर चाइना को कंटेन करके रखना, उसकी लिमिट्स में रखना है कि वो अपनी पावर को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर ले कि पता पड़े कि आसपास के कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। समझ गए? तो ऐसे में ज़्यादा स्टेट्स को इंक्लूड करना, जैसे प्लस फॉर्मेट, या फिर कोई एजेंडा की बात करें तो सिक्योरिटी को भी ऐड किया जा सकता है, वो आगे टाइम बताएगा। तो फिलहाल तो जो है वो टारगेट केवल चाइना नहीं है, बट चाइना बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, ये पॉइंट यहां पे बताना चाह रहे हैं राइटर। क्योंकि जिस तरीके से शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना ने जो एग्रेशन दिखाया है ना आसपास में, कि कैसे भी करके हमारा पास्ट है उसको हम गेन करेंगे, साउथ चाइना सी है वो हमारी लेक रही हुई है। अरे भाई साउथ चाइना सी लेक रही हुई है तो बे ऑफ बंगाल भी फिर चोला एम्पायर के लिए चोला लेक बोला जाता था उसको। ठीक है, साउथ इंडिया में जो चोला एम्पायर हुई थी तो चोला लेक बोला जाता था, तो फिर उसको भी इंपीरियल चोलास के लेक के हिसाब से इंडिया भी क्लेम कर देगा कि बे ऑफ बंगाल तो इंडिया की है, क्या बांग्लादेश और यहाँ पर ये दूसरे कंट्रीज ले रहे हैं, भगाओ इनको। ऐसे थोड़ा ना होता है। आज की जो रियलिटी है जो पिछले 70 सालों से डेवलप हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उन चीज़ों को आप थोड़े ना ऐसे चैलेंज कर सकते हो, पर वही ये चाइना अपनी तरफ से कर रहा है। IPEF की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ों पर काम होगा, फेयर ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना। इंडो पैसिफिक में ऑलरेडी देखो क्वाड के 3 मेंबर्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्होंने मिलकर के एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, दैट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव।
अब इसमें भी आप सप्लाई चेन रेजिलियंस, दैट मीन्स इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट लाना चाहते हो, एग्जैक्टली वो चीज यहां पर आ चुकी है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस आप लाना चाह रहे हो आईपीएफ के थ्रू। इसका मतलब कि कॉड के 3 मेंबर्स के द्वारा जो एससीआरआई प्रोग्राम चला रखा है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं आईपीएफ, और तीनों के तीनों कंट्रीज मेंबर भी बन गए हैं अभी इस आईपीएफ के। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या टारगेट क्या है, ये सारे पिलर्स में फोकस करना, ठीक है। इनमें सिक्योरिटी अभी भी मेंशन नहीं है। इसके आगे देखें तो मेन टारगेट है कि सप्लाई चेन में चाइना पर डिपेंडेंसी कम करी जाए। फिर पॉइंट आता है ताइवान का। ताइवान की अगर बात करें हम तो देखो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताइवान। 1 सेकंड आप रुकिए प्लीज। ताइवान यहां पर आप देख सकते हो, ये छोटा सा ये आइलैंड है बीच में, ठीक है ना। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, पर ताइवान ये बोलता है कि चाइना हमारा पार्ट है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो ताइवान के लिए तो देखो वैसे ही यूएसए ने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर चाइना अटैक करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फिलहाल तो ताइवान देखो एक डायलॉग पार्टनर के तौर पे है, पर धीरे धीरे इंक्लूजन हो सकता है। ताइवान की बात करें तो पैसिफिक रीजन में एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है और यूएसए के साथ में जो ट्रेड करने वाले कंट्रीज है उनमें 8वें नंबर पे आता है रैंक में, ठीक है। और इसके अलावा यूएस ताइवान इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप डायलॉग ऑलरेडी है, तो इसके चलते आईपीएफ में कहीं ना कहीं ताइवान की प्रेजेंस और बढ़ने वाली है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एपेक की बात करें तो उसमें भी ताइवान एक एक्टिव मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट करता है। सो ओवरऑल आप देखो कि ताइवान जो है एक प्रॉमिसिंग मेंबर के तौर पे दिखाई देता है, तो ताइवान को इंक्लूड करना एक ऑप्शन बनता है। फिर बात आती है साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया इस इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एक चाव से जो पार्टिसिपेट करने वाला कंट्री है उनमें से एक कंट्री है ये, ठीक है ना। तो ऐसे में साउथ कोरिया इंतजार भी कर रहा था कि कब मौका मिले और कॉड के आसपास की जो मीटिंग्स है उनको हम उनमें हम पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे में रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने वैसे तो कॉड की जो प्रीवियस मीटिंग्स थी उनमें कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरिंग जो मीटिंग्स हुई है ना उसमें कॉड प्लस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें साउथ कोरिया भी रहा, न्यूजीलैंड भी रहा, वियतनाम भी रहा, ठीक है ना। तो ऐसे में ताइवान और साउथ कोरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स के तौर पे दिखाई देते हैं। बोला इनको भी हमें एंगेज करवाना चाहिए। बाकी देखो टाइम बताएगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉड में लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ में आ रहे हैं, स्टेट्स हैं वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम जो कि यूएसए ने जस्ट प्रपोज किया है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हम लॉन्च करने वाले हैं, और उस प्रोग्राम को यूएसए के अलावा 12 कंट्रीज ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। बातें तो अब होंगी, नेगोशिएशंस तो, इसका मतलब सब ईगरली वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट निकल के आए जहां पर अकेला जो चाइना अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करना, उसको बैलेंस करना पॉसिबल हो सके। तो 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का कॉरिडोर क्रिएट करना जहां पर डायलॉग हो और एक बैलेंस क्रिएट किया जाना पॉसिबल हो, वो चीजें यहां पर हमें ऑप्शन में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है केरला वार्निंग, ठीक है। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 2 सीनियर लीडर्स को पकड़ा गया है केरला पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से स्लोगन्स प्रमोट किए हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। एक देखा जाए तो हेट स्पीच को प्रमोट करने का तरीका है, जिसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉपुलर फ्रंट ने रैली निकाली, ठीक है, अल्लपूजा में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रैली निकाली उसमें जो स्लोगन थे ना वो कम्युनल चार्ज थे, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे। उसके चलते फिर बाद में पुलिस ने उनको बुक कर लिया। तो ऐसे में आप अगर वही गांधी जी ने ऐसे ही थोड़े ना बोला था कि भाई आपके को एक थप्पड़ दे दो दूसरा गाल भी आगे कर दो। वो इसीलिए बोला था कि भाई अगर तुम भी अगले के एक थप्पड़ के बदले में थप्पड़ ही दे दोगे तो तुम में अगले में फर्क क्या रह जाएगा, कहां आपको न्याय मिलने का ऑप्शन बचेगा, फिर तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इसीलिए तो फिर बाद में रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा, मॉरलिटी तो वहीं खत्म हो जाती है कि जब आप अगले को वैसे ट्रीट करते हो एग्जैक्टली जैसा कि आपके साथ हो रहा है, ठीक है, जबकि आपको ऐसा ट्रीटमेंट दूसरे को देना चाहिए जो कि आप खुद के साथ चाहते हो। गांधी जी का ये कहना था भाई जैसा दुनिया आप चाहते हो वैसी दुनिया आप बनो, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट यहां पर यह आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए रैली निकाली जाती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रैली में ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि नहीं। हमारे यहां पर कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं हम, जबकि कम्युनल
चार्ज स्लोगन जो है वहां पर दिखाए गए। ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है सिटीजन्स को, नो डाउट। पर जब इसको पॉलिटिक्स में ऐड कर दिया जाता है ना, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स बन जाती है कि हम हमारे संविधान को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो वहां पर हेट स्पीच के लिए मौका मिल जाता है। और बोलो वही हेट स्पीच का मौके को यहां पर एक्सप्लोर किया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के द्वारा। तो बोले ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पीएफआई की बात करें तो 2007 में स्टैब्लिश हुई थी। काम क्या था कि कैसे भी करके, मतलब ये इसका अभी तक का रिकॉर्ड तो कुछ ऐसा है कि पोलराइजेशन को प्रमोट करता है और साथ में वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा। इसके अलावा देखा जाए तो पीएफआई हाईलाइट कब होता है, 2007 में इस्टेब्लिश हो गया था, 2010 में ये हाईलाइट होता है, नेशनल अटेंशन मिलती है तब जब एक कॉलेज के प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ, उनके ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में कुछ गलत बात बोल दी थी, तो 13 जनों ने मिलकर के उनके हाथ काट दिए थे। ठीक है, तो बोले इस तरीके की एक्टिविटीज से समझ में आया कि भाई ये जो ग्रुप है ये वायलेंस को और पोलराइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। फिर बाद में एनआईए कोर्ट ने 13 जनों को फिर बाद में इस पर्टिकुलर क्राइम को लेते हुए सजा भी दी थी 2015 में। इसके अलावा एक और ग्रुप है दैट इज एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट यूज करते हैं, बट फर्क इतना सा है कि इनका जो स्लोगन है मेन वो है कि हमें मुस्लिम्स की वेलफेयर करनी है, दलित्स की और ट्राइबल ग्रुप्स की वेलफेयर करनी है। बट ये ग्रुप भी लगातार कम्युनल प्रोपेगेंडास को प्रमोट कर रहा है। तो एक तो ग्रुप हो गया पीएफआई और एक हो गया एसडीपीआई। ये दोनों ग्रुप मिलकर के बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं और इसी के चलते आप देखा करो कि कभी तो आरएसएस बीजेपी वर्कर्स के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आरएसएस बीजेपी वालों को ये मारते हैं और इनको वो मारते हैं। एक तरीके से बहुत ज्यादा वायलेंट आउटब्रेक केरला में चल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो वैल्यूज एनविसाज कर रखी है ना, उनका वहां पर मर्डर होता है, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम देखें 1956 से लेकर अभी तक, जब से त्रावणकोर जो प्रिंसली स्टेट था उसको सेटल करके केरला हमने बनाया था 1956, तब से लेकर अभी तक जो मुस्लिम आउटफिट्स हैं, मेन स्ट्रीम मुस्लिम आउटफिट्स, उन्होंने जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस इंश्योर की है, गेन की है ना, बोला उन चीज़ों को ये पीएफआई जैसे ग्रुप के एक्टिविटीज़ के द्वारा क्वेश्चन मार्क में ला दिया जाता है कि भाई ये लोग भी इसी तरीके के सोचते होंगे। जबकि रियल सेंस में यहाँ पर जो होता है ना कि जिस तरीके से वायलेंट आउटब्रेक होता है, तो वहाँ पर एक डेंट चला जाता है एक तरीके से माइनॉरिटीज़ पे, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन केरला की असेंबली में हमेशा से ठीक रही है। 140 में से 33 मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर। ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसने भी अपनी तरफ से बहुत सारा काम किया है, जैसे कि एजुकेशन से संबंधित देखो, इंडस्ट्रीज़ को, इन अलग अलग सेगमेंट में मिनिस्ट्री भी हाथ लगी है मुस्लिम कम्युनिटी के। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन में कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सवाल यह आ जाता है कि फिर ये इस तरीके का आउटब्रेक क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, विक्टिमहुड। हम पीड़ित हैं इसलिए हमें आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, जो कि यहां पर इसके लिए विक्टिमहुड अगर है तो भाई आपके पास में जुडिशरी अवेलेबल है। वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी वैल्यूज देता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अवेलेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का मर्डर करते हुए फिर बाद में आप अपने हिसाब से काम करो। ठीक है ना। तो जो भी आप वैल्यूज या जो भी आपके डिमांड है उनको पुट करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स के अंदर रहो भाई। क्यों आप नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इनको क्यों चैलेंज कर रहे हो? इनको चैलेंज करोगे तो फिर बाद में आपकी वैल्यूज को कोई सुनेगा भी नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उनको दिमाग में रखते हुए आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करो, है कि नहीं। तो यही चीज यहां पे बताई जा रही है। तो देखा जाए तो इन सारे इंसिडेंट से एक चीज क्लियर आ रही है कि इससे ना तो बेनिफिट होगा केरला की मुस्लिम सोसाइटी को और ना ही बेनिफिट होगा मेजोरिटी को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में ये पोलराइजेशन बढ़ता बढ़ता फिर बाद में आपको पता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हम तो ऑलरेडी भुक्तभोगी हैं भाई, कम्युनल लाइन्स के ऊपर तो हमारे देश के डिवीजन हो रखे हैं, तो वो चीजें हमें नहीं चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। और यहां पर केवल केरला स्पेसिफिक नहीं है, इंडिया में कहीं पर भी इस तरीके के अगर हेट्रेड या हेट स्पीच अगर प्रमोट हो रही है तो वो गलत बात है, सीधी सी बात ही है।
खैर आ जाइए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, क्योंकि हमें तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारी ड्यूटी फुलफिल करनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए करनी है। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी फंस जाओ ना ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है बड़ी ट्रिकी होती हैं, वहाँ पर आप अपने इमोशंस को साइड में रखो, जो भी हुआ ठीक है, इमोशंस को साइड में रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करो बस। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आया तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट की बात करनी है। हाँ, चीज़ें आप एक्सप्लेन करो कि ऐसा हुआ या फिर हमने ये नोटिस किया, पर होना क्या चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो होना चाहिए, सिंपल सी बात है। खैर आ जाइए, अ साइंस मोर लोकल। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें जो कि 2020 में लॉन्च हुई है, उसके लिए प्रणव शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में अब जो एजुकेशन में फोकस रखा जाएगा साइंस पे, वो रहेगा लोकल। तो ऐसे में लोकल साइंस को जब हम प्रमोट करेंगे, जिसके चलते आने वाले 2 दशकों में हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन कर पाएंगे, वो अपने आप में एक सपना है जो कि अचीव हो पाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे, जहां पर हमारे साइंटिस्ट खुद डेवलप होंगे, हमारे साइंटिफिक आइडियाज़ हैं वो लोकली डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, अभी तो क्या होता है कि कोई भी साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक आइडिया डेवलप होता है तो उस केस में हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ एक बार झांकना पड़ता है कि हाँ जी वो अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं। पर आज अगर हम इस एजुकेशन पॉलिसी की बात करें और ये एजुकेशन पॉलिसी बोला एक्यूरेटली इंप्लीमेंट होती है, तो आने वाले दशकों में हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से चेंज करने वाले हैं। इवन फाइनेंशियल बर्डन भी एडिशनल कोई देने की जरूरत नहीं आ रही है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, साथ में अकाउंटेबिलिटी कि अगर साइंस में अगर आपने कोई नए प्रिंसिपल तैयार किए हैं तो उसके साथ में आपकी उत्तरदायित्व भी बनता चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो एजुकेशन लोकली तैयार होगी, साइंटिफिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। साथ में अगर देखें तो साइंटिफिक एजुकेशन प्रमोट करने के लिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको रिवैम्प किया जा रहा है। पोरस लर्निंग, इसका मतलब अब हर किसी को लर्न करने का तरीका या मौका मिलेगा, और साथ में इंडियन लेंसेज की हमारे हिसाब से क्या है वो चीज़ें ऐड होंगी, तब जाकर के हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिसोल्यूशन किया गया है डिसिप्लिनरी मैंडेट्स को, जैसे कि एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बंदा अगर चाहे कि भाई मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो उसको इजीली पढ़ना अलाउ किया जाए, तो बोला उससे और ज़्यादा साइंस का एक जो सेंस है वो बढ़ेगा। एक जो ऐसा इकोसिस्टम जहां पर बहुत अच्छे से आइडियाज़ फ्लोट कर पाएंगे इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में, तो वो लोग वो और अच्छा आउटकम हमें दे पाएगा। साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ भी है भाई, जिसमें हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेकर के आनी है। तो एजुकेशन जो है ना वो हमारे यहाँ पर साइंस पर देखो हमेशा से फोकस रहा है, और साइंस तो आपको पता है कि एक होती है कि कैसे भी करके प्रोग्रेस के लिए किसी भी कंट्री के लिए साइंस ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो हम इंडियन कैरेक्टर के साथ में साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जहां पर एक वेस्ट की तरफ हमें नज़र ना डालनी पड़े कि जी हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने कुछ रिसर्च की है, अब वेस्ट अप्रूवल देगा ना, वेस्टर्न कंट्रीज, तो ही बोला है हम वहाँ पर अप्रूवल लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। मतलब स्टैंडर्ड तो वेस्टर्न है, काम हम इंडिया में करें और इंडिया के लिए ही काम करें, तो कहाँ पर वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड हमारे लिए फेवरेबल हो सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से देखेंगे। तो ऐसे में लोकली स्क्रूटिनाइज्ड अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। साथ में हमारा जो माइंडसेट है उसको डीकोलोनाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा नेशनल कमिटमेंट भी है भाई कि ऐसा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है जिसमें कि हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ों का जो दबाव रहा हुआ है, जो हमारे गुलामी का जो पीड़ा रही हुई है, उससे हम खुद को निकाल सके बाहर। और साथ में ऐसी एजुकेशन सिस्टम तैयार करनी जिससे कि हमारे यहाँ से एजुकेशनल प्रिंसिपल बाहर की तरफ जाएं, ना कि बाहर वाले केवल हमारे यहाँ पर आए। इसका मतलब क्या हो गया, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं हम कि भाई बाहर अच्छे आइडियाज़ हैं वो भी हमारे यहाँ पर आए, और हमारे अच्छे आइडियाज़ हैं वो दुनिया भी रिकॉग्नाइज करें। स्कॉलरशिप की बात करें, स्कॉलरशिप भी आज अगर हमारे यहाँ पर आने की बात होती है, मान लो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कर दिया कि पहले एक प्रॉपर स्क्रूटिनी होगी कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड किस बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है वो तो इस तरीके की साइंटिफिक रिसर्च पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे जो कि उनके लिए फेवरेबल है। भाई इंडिया में रिसर्च हो रही तो इंडिया के लिए फेवरेबल साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए ना, और उसमें अगर स्कॉलरशिप आ रही है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, या फिर जो एजुकेशनल पॉलिसी के तहत जो भी इंस्टीट्यूशन प्रमोट होंगे उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पर दूसरी तरफ अगर देखें कि वेस्टर्न
आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए कोई इंडिया में रिसर्च हो रही है, उसके लिए वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो कि हो सकता है कि इंडिया के लिए नुकसान वाली चीज़ हो। तो अगेन वही आ गया फिर तो कि हमारी साइंस इतनी सॉलिड नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमें फिर से वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर उस स्कॉलरशिप को स्क्रूटनाइज करना, चेक करना ज़रूरी है। बोलो ओ प्रोविज़न हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डाल दिए गए हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसका मतलब रिसर्च या जो कुछ भी होगा साइंटिफिक मैनर में, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में होगा। अभी तक देखा जाए तो जो भी साइंटिफिक मैनर, साइंस में जो भी मॉडर्निटी गेन की गई है, उसमें ज़्यादातर हमने यूरोपियन मॉडर्निटी को ही फॉलो किया है। इसके चलते इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अब ये थोड़ा सा यूरोपियन मॉडर्निटी या यूरोपियन हर्डल है, ये थोड़ी हटेगी, तब जाके साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो है वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, फिर बाद में वही चीज़ें रिपीट हो रही है, अलग अलग राइटर अपना ओपिनियन दे रहे हैं कंटिन्यू। लास्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है कि एजुकेशन जो है ना, वो सोशल लाइफ के साथ में या लोगों की ज़िंदगी के साथ में एसोसिएटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एजुकेशन थ्योरी हो रही है और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करो तो लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, खुशी नहीं मिल रही है। तो बोलो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो देख ली, एक बार और नज़र आप डाल लेना। न्यूज़पेपर में शाम को शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।